हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका मेरा इस चैनल पे। और हम डील करेंगे सोशल फार्मेसी, जो कि डी फार्मा का एक फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है, जो कि एक बिहेवियर सब्जेक्ट है, एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इसको हम लोग डील करेंगे। पेपर के टाइम ऐसा होता है कि ये बहुत लेंथी पड़ जाता है लोगों के लिए और इसे डील करना मुश्किल होता है। तो इसको हम इतना शॉर्ट में लिखेंगे, इतना शॉर्ट में समझेंगे कि पेपर में आराम से इससे पास आउट हो सकें और इसको आराम से समझ सकें। तो सबसे पहला चैप्टर इसका इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल फार्मेसी। इस पे हम बात करते हैं सोशल फार्मेसी क्या होता है, इसकी डिफिनीसन। सोशल फार्मेसी एक ऐसी साइंस होती है जिसमें हम लोग साइंटिफिक तरीके से और ह्यूमनिस्टिक तरीके से, सोशल तरीके से मेडिसिन के रोल को बताते हैं। और इसका आ जाता है फिर स्कोप क्या होता है सोशल फार्मेसी का। सोशल फार्मेसी का स्कोप, क्योंकि ये कि बिहेवियर साइंस है, इसमें हम लोग बिहेव कैसे करते हैं ये चीज़ बात करते हैं, तो इसका स्कोप एकेडमिक्स में है। अगर आप टीचिंग में जाते हैं तो अच्छे बिहेव करेंगे तो आप बच्चों को अच्छे से समझा पाएंगे। अगर आप इंडस्ट्रियल में जाते हैं तो इंडस्ट्री में अपने सीनियर्स के साथ कोई टॉपिक अच्छे से डिस्कस करेंगे तो आपके लिए वो हेल्पफुल होगा। अगर आप एमआर में जाते हैं तो वहाँ पे डील करना होता है डॉक्टर्स से, अदर फार्मासिस्ट से, तो वहाँ पर भी इसका यूज़ होता है कि कैसे हम लोग इसका कैसे क्या अपनी डील कर रहे हैं अपनी बातों को। और इसका स्कोप आ जाता है, अगर हम लोग मैनेजमेंट में जाते हैं तो वहाँ पे अपने हम जो भी एम्प्लॉयमेंट है उनको कैसे डील करते हैं, उनको कैसे समझाते हैं, उनको कैसे ग्रो अप करते हैं अपनी इंडस्ट्री को, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। और फिर आ जाता है इसका तीसरा पार्ट, जो कि आता है रोल ऑफ फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट का क्या रोल है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है हर साल। फार्मासिस्ट का रोल है कि वो अवेयरनेस करे, लोगों को बताए कोई भी डिसीज़ कैसे फैल रही है, क्या उसका सल्यूशन होगा। उसका दूसरा रोल होता है फार्मासिस्ट का कि वो कंडक्ट करे प्रोग्राम्स, जिससे कि अवेयरनेस ज़्यादा फैल सके। जैसे कोई डिसीज़ आए तो उसके लिए जगह जगह पे प्रोग्राम कंडक्ट करे। और क्या होता है फार्मासिस्ट का रोल, फार्मासिस्ट का रोल होता है कि वो प्रेग्नेंट वुमेन को उसकी सप्लीमेंट को प्रोवाइड करे, चाइल्ड हेल्थ पे वर्क करे और जो मोर्टेलिटी रेट है उसको कम करने की कोशिश करे। समय समय पर नई नई गाइडलाइंस जो आती हैं गवर्नमेंट की साइड से या WHO की वजह साइड से, उसको स्प्रेड करे और मेडिसिन्स प्रोवाइड करे ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग अवेयर नहीं हैं, और उनको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बताए, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताए। और भी बहुत सारे रोल होते हैं फार्मासिस्ट के मेडिकल फील्ड या फिर हेल्थ सेक्टर में। तो इसका दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करते हैं हेल्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। हेल्थ कहने में तो आसान है, पर हेल्थ होता क्या है ये बताया था WHO ने। पहले इसकी भी अलग अलग डिफिनीशंस थी, पर WHO ने इसे करेक्ट फॉर्म में डिफ़ाइन किया है कि हेल्थ एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें एक इंडिविजुअल मेंटली, सोशली और फिजिकली फिट होता है। अब हम बात करते हैं डायमेंशन ऑफ हेल्थ पे, जिसमें हम बताएंगे कि किस किस डायमेंशन से हमारी हेल्थ मिलके बनी होती है। तो पहले बात करते हैं मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट और हमारे इंडिविजुअल के इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में जो बैलेंस होता है उसको मेंटल हेल्थ बोलते हैं। जैसे कि अगर बाहर खुशी का माहौल है तो इंडिविजुअल जो भी होते हैं वो खुश रहें और उसे एंजॉय कर पाएँ, ये मेंटल हेल्थ में आता है। अगर कोई बंदा मेंटली फिट है तो उसके कुछ साइन एंड सिम्टम है कि वो ज़्यादा मतलब कि चिड़चिड़ा नहीं होगा, वो जल्दी से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेगा, कोई प्रॉब्लम आएगी उलझा नहीं रहेगा, डिप्रेशन में नहीं जाएगा और ये सुसाइड जैसे अटैम्प्ट नहीं करेगा अगर कोई बंदा मेंटली फिट है। दूसरा इसकी डायमेंशन आती है सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ में होता है कि हम लोग सोसाइटी के साथ किस क्वालिटी में, किस क्वांटिटी में अपने टाइम को एक्सपेंड करते हैं, और सोशल के साथ हमारा कैसा नेटवर्किंग है, सोसाइटी में कैसी हमारा रुतबा है, कैसे हमारे व्यवहार हैं, ये सब सोशल हेल्थ के अंदर आता है। इसकी तीसरी डायमेंशन होती है इसकी तीसरी डायमेंशन होती है फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ में क्या होता है, फिजिकली कैसे फिट हैं, हमारी बॉडी मस्कुलर है कि नहीं, हम प्रॉपर काम कर पा रहे हैं, प्रॉपर चल पा रहे हैं कि नहीं, हमारी परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी इसमें डिनोट की जाती है। अगर कोई बंदा फिजिकली फिट है तो उसकी आँखें ब्राइट होंगी, स्किन क्लीन होगी, गुड स्लीप होगी और उसकी अच्छी खासी भूख होगी। ये सारे सिम्टम्स हैं अच्छी फिजिकल हेल्थ के। फिर आगे हम लोग मूव ऑन करते हैं
कि हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स के ऊपर। हेल्थ ऐसे फैक्टर्स जो हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं उनको हम लोग हेल्थ डिटर्मिनेंट बोलते हैं या डिटरमिनेटिंग फैक्टर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहला आता है हमारा सोशल स्टेटस एंड इनकम। हम लोग जितना कमाते हैं, सोशल स्टेटस जैसा होता है वैसे हमारी हेल्थ हो जाती है। अगर हम अच्छा कमाते हैं, अच्छा सोसाइटी में हमारा रुतबा है, तो हम लोग खुश रहते हैं, क्योंकि कोई प्रॉब्लम आती है सामने वाला बंदा पूछता है भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, वो हेल्प करने के लिए आगे आता है। तो ये जो होती है हमारी इनकम, इससे हमारी बहुत ज़्यादा हेल्थ है एक इफ़ेक्ट पड़ता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। दूसरा आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट, कि हम एम्प्लॉयड हैं कि नहीं। आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से आती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे डिसऑर्डर्स में जाते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट एक फैक्टर होता है, एक डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ होता है। तीसरा आता है एजुकेशन, कैसा एजुकेशन हमने लिया है। एजुकेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एम्प्लॉयमेंट होने में, अच्छी अच्छी फील्ड्स में जाने में। अगर एजुकेशन वीक है तो फिर आगे ग्रो करने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तीसरा आता है सोशल इन्वायरमेंट, तुम्हारा सोशल इन्वायरमेंट कैसा है, सोसाइटी कैसी है तुम्हारी, उसका भी इम्पेक्ट पड़ता है। अगर सोसाइटी बहुत बुरी है, वहाँ पे सारे लोग शराफी हैं या जुआरी हैं, तो उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, लोग वैसे ही ढल जाते हैं। तीसरा आता है फिजिकल इन्वायरमेंट, अगर फिजिकल इन्वायरमेंट आपके अराउंड कैसा है, कैसा खाना है, कैसा पानी है, कैसी एयर है, ये सारे फिजिकल फैक्टर्स होते हैं। इसकी वजह से भी हेल्थ इन्फ्लुएंस होती है। जैसे कि अगर पानी ही अच्छा नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली हम लोग हेल्दी नहीं रह पाएंगे, बीमार हो जाएंगे। और अगर खाना या एयर नहीं अच्छी होगी तो हम लोगों को बहुत सारे रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जीआईटी डिसऑर्डर हो जाएंगे। तीसरा आता है पांचवा आता है जेंडर। जेंडर क्या होता है, अलग अलग जेंडर को अलग अलग डिसीज़ होती हैं, वो जेंडर पे वेरी करती हैं। कुछ फीमेल्स को अलग होती हैं, मेंस्ट्रुअल रिलेटेड होती हैं, और मेल्स को कुछ अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सारे थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। तो हम लोग आगे मूव करते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी पे और उसका इंडियन पर्सपेक्टिव्स। नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या होती हैं, ऐसी पॉलिसी जो नेशनल लेवल पे, पूरे एक समझ लो कंट्री लेवल पे काम करती हैं एक इस हेल्थ के ऊपर, कि इस कंट्री की हेल्थ कैसी होगी, लोग हेल्थ में कैसे इम्प्रूव करेंगे, कैसी लोगों की स्टेटस है, मतलब कैसे लोग, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग जिंदा हैं, या कितनी चाइल्ड बर्थ हो रही हैं, या कितनी प्रेग्नेंट वुमेन बच्चे को जन्म देते टाइम मर रही हैं, कि या वहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, क्या वहाँ पे सुसाइड रेट क्या है। ये सारा इस पॉलिसी के अंदर आता है। ये पॉलिसी क्या करती हैं, इन सबको इम्प्रूवमेंट करने के लिए नई नई स्कीम्स चलाती हैं कि लोग अवेयर रहें, इन सब चीज़ों में ना पड़ें, उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो, सोसाइटी की ग्रोथ हो, कंट्री की ग्रोथ हो, और हमारा देश या हमारा राष्ट्र या हमारी अर्थ डेवलपमेंट की ओर बढ़े। ये सब इनका गोल होता है। इंडियन पर्सपेक्टिव अगर हम बात करें तो इंडिया में जो भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चलाए गए हैं, चाहे वो पोलियो वाला हो या फिर अलग अलग जो भी होते हैं, हमारे जैसे मलेरिया के लिए चलाया जाता है, इस पे हम लोग क्या करते हैं, डिसीज़ को रोकने का पूरा काम करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट इसमें डिसीज़ को रोकने का पूरा काम करती है, सुसाइड को रोकने का पूरा काम करती है। अलग अलग स्कीम चलाती है कि लोग इसकी ओर बढ़ें, सपोर्ट लें। मान लो जिसके पास पैसा नहीं होता है तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे अपना चेकअप, इलाज बिल्कुल फ्री कराए। ये सारा इनका पर्सपेक्टिव्स होता है। फिर आ जाता है हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। हमारे जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हैं, अब हम उसके बारे में। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 8 होते हैं। इसमें क्या होता है, गरीबी को घटाने और जो भूख पे लोग मर रहे हैं उसको कम करना, इसका पहला रोल होता है। दूसरा रोल इसका होता है कि यूनिवर्सल यानी प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाए, ये इसका दूसरा रोल होता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 8 पूछे जा सकते हैं। तीसरा होता है कि जेंडर इक्वलिटी को बढ़ाया जाए और वुमेंस को एम्पावर किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए, उन्हें बताया जाए कि आप लोग भी मर्दों से कम नहीं हैं और आपका भी दोनों ही इक्वल ही जेंडर होते हैं। जेंडर इक्वलिटी पे काम किया जाए। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, मतलब जो बच्चे मर रहे हैं भूख की वजह से या गरीबी की वजह से या लेस न्यूट्रिशन की वजह से, उसको कम करना इसका चौथा गोल है। पांचवा गोल है कि जो मैटरनल हेल्थ है उसको इम्प्रूव किया जाए। जो मदर्स की हेल्थ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि मदर्स को अच्छे न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते तो उसका इफेक्ट बच्चे पर पड़ता है, इस पर काम करना इसका पांचवा गोल है।
छठा गोल है कि इसका HIV और एड्स, मलेरिया जैसी डिसीज़ों को कंट्रोल किया जाए। और इसका सातवां गोल है कि जो भी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है, मतलब हम ऐसे डेवलपमेंट करें जिससे हमारा इन्वायरमेंट पर भी कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट ना पड़े। इसका आठवां गोल है कि जो भी ग्लोबल लेवल पे हमारी पार्टनरशिप्स हैं जो डेवलपमेंट की ओर ले जाती हैं, हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। तीसरा आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ऐसे गोल्स, ऐसे डेवलपमेंट्स जो हमारे इन्वायरमेंट पे हार्मफुल इफेक्ट ना डालें, हमारे इन्वायरमेंट के इको फ्रेंडली हों, ये सारे उसके अंदर आते हैं। फिर इसके अंदर आता है FIP यानी इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। ये कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि FIP की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। इसके अंदर 21 यानी 21 गोल आते हैं। सबसे पहला होता है DG1 यानी डेवलपमेंट गोल 1। इसमें आता है एकेडमिक कैपेसिटी की एकेडमिक कैपेसिटी अच्छी हो, बच्चों को अच्छा नॉलेज मिले। दूसरा आता है DG2, इसमें करियर ट्रेनिंग स्ट्रेटजी दी जाती है कि बच्चा अपने जल्दी से जल्दी करियर में जल्दी से जल्दी ग्रोथ कर सके। तीसरा आता है क्वालिटी एश्योरेंस पे काम करना। चौथा आता है एडवांस एंड स्पेशलिस्ट डेवलपमेंट, एडवांस लेवल पे डेवलपमेंट हो सके। पाँचवा आता है कम्पेटेंसी डेवलपमेंट, हम लोग कम्पीट कर सकें, अच्छे से अच्छे एक से एक बेहतर डेवलपमेंट हम लोग कर सकें। छठा आता है लीडरशिप डेवलपमेंट, हम लोग लीडरशिप करें, जैसे कि एक दूसरे से लोगों से जुड़ें। मान लो एक बंदा अच्छा काम कर रहा है, दूसरा अच्छा काम कर रहा है, अगर दोनों मिलकर करेंगे तो वो काम नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है। इसका सातवां गोल है एडवांस इंटेलिजेंट सर्विसेज, जो स्मार्ट सर्विसेज हैं एडवांस लेवल पे उनको इम्प्लांट किया जाए, उनको लागू किया जाए। इसका आठवां गोल है वर्किंग विद अदर्स, हम लोग अपने जितने भी वर्क में अदर लोगों को जोड़ेंगे हमारा वर्क उतना परफेक्ट हो जाएगा। ये इसका आठवां गोल है। इसका 9th गोल है कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, मतलब हम लोग कंटिन्यूसली अपने प्रोफेशन को अच्छे से अच्छे बढ़िया बनाएं। ये इसका 9वां गोल है। इसका 10वां गोल है इक्वलिटी एंड इक्विटी। इक्विटी क्या होता है और इक्वलिटी मतलब हम लोग बराबरी दें, सबको अच्छी प्रमोट करें, मतलब सबको जितनी हेल्प कर सकें वो इसके अंदर आता है। और इसका 11 गोल होता है इम्पैक्ट एंड आउटकम, कितना हम किसी को दें और उसका क्या आउटकम निकले। ये चीज़ इसमें हम डील करते हैं कि कितना हम टाइम लगा रहे हैं या कितनी मनी लगा रहे हैं, उसका आउटकम क्या निकल के आ रहा है। इसका 12वां गोल होता है DG12 फार्मेसी इंटेलिजेंस, DG13 पॉलिसी डेवलपमेंट की जो पॉलिसी हैं, जैसे कि हेल्थ पॉलिसी हो गया या लाइफ पॉलिसी हो गया, इन सारी पॉलिसी के इसके अंदर आती है। इसके अंदर 14 आता है मेडिसिन एक्सपर्टीज़, मेडिसिन की एक्सपर्टीज़ हो, मेडिसिन और अच्छी बने। इसका DG15 है पीपल सेंट्रल्ड केयर, लोगों की केयर हो। DG16 आता है कम्युनिकेबल डिसीज़, जो एक दूसरे से डिसीज़ फैलती हैं उन पर काम हो। DG17 एंटी माइक्रोबियल और DG17 आता है एंटी माइक्रोबियल स्टेवर्डशिप, मतलब कि जो भी एंटी माइक्रोबियल डिसीज़ हैं उनको कंट्रोल किया जाए। और इसमें आता है 18 एक्सेस ऑफ मेडिसिन सर्विसेज एंड डिवाइसेस, जो मेडिसिन से उनकी अच्छी सप्लाई हो, एक्सेस सप्लाई हो, डिवाइसेस जो भी मेडिसिन फील्ड में यूज होती हैं उनकी अच्छी सप्लाई हो, ये इस पर काम करता है। DG19 आता है पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट की सुरक्षा रहे मेडिसिन ट्रीटमेंट के दौरान। और DG20 आता है डिजिटल हेल्थ, डिजिटली हेल्प की जाए हेल्थ को बढ़ाने के लिए। और DG21 आता है सस्टेनेबिलिटी इन फार्मेसी, फार्मेसी इतना ज़्यादा ग्रो करे पर उसकी जो सस्टेनेबिलिटी है, जो उसकी पहुंच है वो ज़्यादा लोगों तक हो, ज़्यादा लोग उससे इन्वॉल्व हो सकें, उसके रेट लोगों के हिसाब से हों। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट हो रहा है तो लोग उसमें जो गरीब लोग हैं अफोर्ड ही ना कर पाएँ, तो इस पर काम करता है DG21 रूल। ये सारे हमने डेवलपमेंट गोल्स की बात की। तो इसमें एक टॉपिक रह गया है हेल्थ इंडिकेटर, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे हेल्थ इंडिकेटर पे। हेल्थ इंडिकेटर क्या होते हैं, इस पर हम एक पॉपुलेशन लेवल पे देखते हैं कि पॉपुलेशन लेवल पे हेल्थ कैसी है, सब पूरी पॉपुलेशन की हेल्थ कैसी है, किस क्वालिटी किस क्वांटिटी है, कैसे टाइम पे।
कैसी हेल्थ है पॉपुलेशन की। इसमें पहला आता है मोर्टेलिटी रेट, मोर्टिलिटी इंडिकेटर। इसमें मृत्यु दर देखते हैं, जिसमें आता है क्रूड डेथ रेट, मतलब कितनी मृत्यु हो रही हैं एक साल में 1000 के पॉपुलेशन में, या फिर एक हम इंडिविजुअल नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन सेलेक्ट कर लेते हैं और उसमें देखते हैं कि कितनी डेथ्स हो रही हैं। फिर आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कितने लोग सही सलामत हैं और कितने लोग ग्रो कर रहे हैं, इसमें वो आता है। और ऐसा ही आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की 1000 बच्चों में कितने मर रहे हैं, कितने ग्रो कर रहे हैं। और ऐसे ही आता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब प्रेग्नेंट वुमेन कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल डिलीवरी दे पा रही हो, कितनी ज़्यादा उसमें सही से ट्रीटमेंट ना हो पाने की वजह से उनकी डेथ हो रही है, ये उसके अंदर आता है। दूसरा आता है इंडिकेटर मॉर्बिडिटी रेट इंडिकेटर, मॉर्बिडिटी इंडिकेटर। इसमें क्या आता है कि कितने लोगों का काम उनकी हेल्थ की वजह से रुक जाता है, हॉस्पिटल में मान लो एडमिट हैं, या कोई ऐसी डिसीज़ है जिसकी वजह से वो उनका काम से या कॉलेज से उनका काम वो छूट रहा है, वो इसके अंदर आता है। वो समझ लो एक तरीके से इस इंडिकेटर में डिस्क्राइब किया जाता है। तीसरा आता है डिसेबिलिटी रेट। डिसेबिलिटी रेट आता है, इसमें क्या होता है कि लोग किसी बीमारी के दौरान डिसेबल कितने हो रहे हैं, जैसे कोई एक्सीडेंट के दौरान कितने लोग डिसेबल हो रहे हैं, मतलब कमाने योग्य नहीं बचे हैं, जिनके हाथ पैर चले गए हैं या उनके बॉडी पार्ट्स चले गए हैं, कि वो डिसेबिलिटी रेट में जोड़े जाते हैं। चौथा आता है न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर, मतलब न्यूट्रिशन कैसे क्या लोगों को मिल रहे हैं। तभी तो देखो, तुमने देखा होगा कि जो प्राइमरी स्कूलिंग लेवल पर क्या होता है, बच्चों का वेट किया जाता है, उनकी हाइट मेजर की जाती है, वो हाइट के हिसाब से उनका बॉडी मास सही है कि नहीं, उनकी एज के हिसाब से बॉडी मास और उनकी हाइट सही है कि नहीं, ये उसके अंदर आता है। इसका पाँचवा आता है इंडिकेटर हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर। हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर में क्या आता है कि हेल्थ केयर कैसा है एक पॉपुलेशन में, वहाँ पे कितने डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर नर्स रेशियो कितना है, कितने वहाँ पे बेड्स है, ये सारा उसके अंदर आता है। फिर आ जाता है यूटिलाइजेशन रेट। यूटिलाइजेशन रेट मतलब वहाँ पे जितनी सर्विसेज मिल रही हैं लोगों को, जितनी सर्विसेज वहाँ पे पहुँच रही हैं उतनी लोगों को मिल भी रही हैं कि नहीं। और सातवां आता है इंडिकेटर ऑफ सोशल एंड मेंटल हेल्थ। लोग वहाँ पे सोशली कितने ज़्यादा क्लोज हैं, लोगों से आपस में कितने जुड़े हुए हैं, कितने हेल्पर हैं, ये सारा इसके अंदर आता है। फिर आता है आठवां इन्वायरमेंटल इंडिकेटर। वहाँ पे इन्वायरमेंटल में कोई गैस तो नहीं रिलीज हो रही, और वहाँ पे कोई हार्मफुल ख़तरा तो नहीं है, वहाँ पे कोई रेडियो वेव तो नहीं है, या फिर रेडिएशन तो नहीं आ रहा है, लोगों को डिसीज़ तो नहीं हो रही है इन्वायरमेंट की वजह से, वहाँ पे पानी की वजह से तो कोई डिसीज़ नहीं फैल रही है। नौवां आता है सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है, अगर किसी भी एरिया का वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट लेवल तो नहीं बढ़ रहा है, वहाँ पे लोग एम्प्लॉयड हैं भी कि नहीं, वहाँ की फैमिली साइज़ कैसी है, कैसी हाउसिंग है, इकोनॉमिक हो पा रहे हैं लोग, सस्टेन कर पा रहे हैं कि नहीं। 10वां आता है हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर। हेल्थ पॉलिसी आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम लोगों की हेल्थ कब बिगड़ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। एवरीथिंग इज इन्वायरमेंटल, सब कुछ तो डिस्टर्ब है, चाहे वो एयर हो वाटर हो, तो हेल्थ पॉलिसीज़ लेना बहुत ज़रूरी है, तो उसके बारे में अवेयर करना लोगों को ज़रूरी है, तो ये इसमें बताया जाता है। और इसका लास्ट इंडिकेटर आता है हेल्थ फॉर ऑल इंडिकेटर। ये सारे इंडिकेटर पे काम करने वाला लास्ट इंडिकेटर 11th इंडिकेटर है। ये सारे इंडिकेटर्स को देखता है, ये सारे इंडिकेटर सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, लोग इम्प्रूव उनकी हेल्थ हो रही है कि नहीं। तो फर्स्ट चैप्टर तो इसमें पूरा हो गया है। हम कोशिश करेंगे कि सेकेंड चैप्टर इससे भी बढ़िया हो, और हम लोग 20-20 मिनट में पूरे चैप्टर को कवर अप करेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर कोई हमारी मिस्टेक हो रही हो तो हमें बताएं, हम इम्प्रूवमेंट में ही लगे हुए हैं और इम्प्रूवमेंट ही करते रहेंगे। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें और जानकारी को डिस्ट्रीब्यूट करते रहें। सो जय हिंद, जय भारत।